अभी आपके ध्यान में आ चुका है कि शायद आपके ध्यान में आ चुका होगा कि हम एक्चुअली पैटर्न के बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्या है। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो इस तरह, यहाँ पे इस डिटेक्टर सेगमेंट पे जो पैटर्न बन रहा है, अगर हम वो पैटर्न चेक करें तो आप देखो, आपको दिखेगा कि एक कुछ कहीं पे शैडोज और कहीं पे शैडो सेगमेंट में ब्लैंक सेगमेंट्स आ रहे हैं, जहां लाइट टकरा रही है वहां पे ब्राइट सेगमेंट्स आ रहे हैं, वहां लाइट दिख रहा है। चलो आगे मूव करते हैं। हम बात कर रहे थे इंटरफेरेंस पैटर्न की। इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में हमने एक और बात जो पहले डिस्कस की थी, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो जब दो रेज साथ में मूव करते हैं, ओके, जब दो रेज साथ में मूव कर रहे हैं और अगर वो टकराते हैं, तो टकराने के बाद उसका कौन सा प्लेन एक दूसरे का इंटरेक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं कि दो, यहाँ पे याद, ये दो वर्ड शायद अपने पहले भी रिकॉल, आपको याद हो मुझे मालूम नहीं, हमने पढ़ चुके हैं पहले दो वर्ड्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारी बात हुई थी इन फूरियर ट्रांसफॉर्मर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम फोटोमेट्री में कि इंटरफेरॉन बनते कैसे हैं। इंटरफेरोमीटर जो हमने यूज किया था उसमें जो इंटरफेरोग्राम बना था वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दो वजह से हुआ था। वो चीज हम फिर से पढ़ रहे हैं। द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लीड टू आइदर कंस्ट्रक्टिव पैटर्न और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। अब हम बात कर रहे हैं उस पैटर्न की, बराबर है। अगर अज्यूम करो कि अगर इफ वेव्स आर अलाइंड आर मूविंग इन अलाइंड पोजीशन, मतलब एक वेव ये मूव कर रही है कुछ इस तरह से और दूसरी वेव उसके बाजू से ही मूव कर रही है। सो यहाँ पे हम देख सके तो दो वेव्स एक साथ मूव कर रहे हैं। ओके, सो ये दो वेव क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है तो वो साथ में ही घूमेंगी। ओके, साथ में ऊपर जाएंगे और साथ में नीचे आएंगे। अब ऐसी चीजें जब साथ में ऊपर नीचे होती है तो यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट मिलता है और उसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है, बराबर है। सो एम्पलीट्यूड में वहां पे उठाव दिखता है, सिग्नल्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए कि जो अगर मैं करूं कि इस रे के पीछे और एक रे है जो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है किसी वजह से, तो ये दो रेज एक साथ मूव कर रही है। ये एक साथ मूव होने की वजह से एम्प्लीफिकेशन होता है, वहां पे उसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है और इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि यहाँ आप चेकआउट करो तो इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी है। ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि दोनों के क्रेस्ट और ट्रफ एक ही टाइम पे कोइंसाइड हो रहे हैं, इसलिए वो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अज्यूम करो कि ये दो रेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर ये एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, ये एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं, बराबर है, जो ये दे आर मूविंग इन दिस अपोजिट डायरेक्शन और वो दे आर कटिंग ईच अदर, not in opposite direction, though they are moving in the same direction, but still chances are there that one's crest will coincide with the another's trough. So इस तरह से वो चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए तो यहाँ पे ये फर्स्ट वेव ऊपर से नीचे मूव कर रही है और वो सेकेंड वेव नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, दोनों भी एक ही दिशा में जा रहे हैं। ऐसे वक्त क्या होता है, ये जो इंसिडेंस जो क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल्स क्रिएट करते हैं और इस वजह से वहां पे सिग्नल्स जो है वो मिलते नहीं है। हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह वहां पे जीरो सिग्नल्स, एज गुड एज जीरो सिग्नल्स मिलते हैं। मैं ये गलत क्या होगा कहना, सिग्नल्स मिलते नहीं है, सिग्नल मिलते भी होंगे लेकिन इसके कंपैरिजन में जहां पे काफी हाई एम्पलीट्यूड में मिल रहे हैं, यहाँ पे सिग्नल्स काफी एज गुड एज नहीं के बराबर मिलते हैं। तो हमें एक पैटर्न मिलता है, फिर से मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पैटर्न का, यहाँ पैटर्न मिलता है जहां पे सिग्नल्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। वही चीज एफटीआईआर में भी हुई थी। सो अब थोड़े से डिफ्रैक्शन के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। व्हेन अ वेव इंटरैक्ट्स विद अ सिंगल पार्टिकल, अगर इमेजिन करो ऐसी कोई वेव है जो काफी छोटी है, जो काफी पतली है, जिसमें एनर्जी काफी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, अगर ऐसी वेव किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो क्या करती है, वो उसको स्कैटर करती है। हर दिशा में वो रेज टकराने के बाद ये हर दिशा में मूव हो जाएंगे, बराबर है। टकराने के बाद क्या होंगे, वो जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस में वो हर जगह में डिफरेंट पॉसिबल वेज में मूव हो जाएंगे, जैसे हमने रमन स्कैटरिंग में देखा था। नाउ व्हेन अ वेव इंटरैक्ट्स विद अ सॉलिड, अब हम पार्टिकल से आप बात आ रहे हैं एक सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे हैं। हम पहले बात करते छोटे कण की, अब हम बात कर रहे हैं उन कणों को जोड़ के जो बड़ी चीज बनी है, समझो पत्थर।
बराबर। अगर मैं कहूं कि पहले मैं सैंड पार्टिकल की बात कर रहा था, अब मैंने सैंड पार्टिकल्स को लंप बना के जो पत्थर बनाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो अगर ईएमआर इस सब्सटेंस से स्ट्राइक करता है तो क्या होगा? स्कैटर्ड बीम इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, जो भी चीज यहां से बाहर निकलेगी वो निकलने के बाद, से मैं कहूं कि एक रेस यहां से निकल रही है और एक रेस यहां से निकल रही है, या एक रेस इसके साइड से निकल रही है। सो ये जो रेस इसके साइड से निकल गई और ये जो रेस ऊपर से जा रही है, ये शायद कहीं तो भी जाके कोइंसाइड होगी, शायद, या ना भी हो, बराबर है। अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने के बाद इफ दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, वहां पे अब कंस्ट्रक्टिवली, जब अभी वर्ड की हमने यूज किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिवली इन सम डायरेक्शंस दैट प्रोड्यूसेस डिफ्रैक्टेड बीम्स। अब ये कंस्ट्रक्टिव होने के बाद जो आगे वो बढ़ रही है, तो वो जो बीम आगे बढ़ेगी उस बीम को हमने क्या नाम दिया? डिफ्रैक्टेड बीम। ये कंस्ट्रक्टिव बीम डिफ्रैक्टेड बीम है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि अब ये सब्सटेंस है, इसमें पॉलिश सरफेस है और एक उबड़ खाबड़ सरफेस है, बराबर है। सो यहाँ पे जो रेस टकराएगी कहीं इधर जाएगी, कहीं इधर जाएगी, कहीं इधर जाएगी। पॉलिश रहा तो एक दिशा में जाएगी, सभी एक दिशा में जाएगी, ये फर्क पड़ता है। सो अगर रैंडम अरेंजमेंट है तो रैंडम इंटरफेरेंस होगा, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। भाई चीजों को समझने के लिए चीजों को सही ढंग से उतारना बहुत जरूरी है, बराबर है। तो अगर रेज जिस भी फोटोग्राफिक प्लेट पे हम कलेक्ट करने वाले हैं, वहां पे वो सही ढंग से एक पैटर्न, एक लॉजिकल पैटर्न में उतरे तो हम कुछ डाटा कंक्लूड कर पाएंगे। अगर वो रैंडमाइज पैटर्न में निकलेंगे तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बराबर है। सो यहाँ पे दोनों चीज पॉसिबल है। सब्सटेंस से टकराने के बाद या तो वो कंस्ट्रक्टिवली बनाएंगे या तो अगर रैंडमली कोई गलत चीज बन जाएगी जो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं उस सॉलिड पार्टिकल में। अगर इमेजिन करो सभी चीजें सही ढंग से अरेंज्ड हैं, उसमें एक पैटर्न है अरेंजमेंट का, बराबर है। चीजों में एक पैटर्न है अरेंजमेंट का। जैसे मैं कहूं एक प्रिज्म अगर आप लेके आओ तो प्रिज्म में क्या रहता है? अंदर जो तराशा जाता है उसको अंदर एक अगर हीरा इमेजिन करो तो हीरे में भी जो पहलू अंदर जो गिरे हुए हैं वो एक पैटर्न में है, बराबर है। तो ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन पार्टिकल। ऑब्वियस आपको मालूम है क्रिस्टल्स हमने काफी सिंथेसिस में देखा है कि हमें नीडल शेप क्रिस्टल्स मिलते हैं, तो वो अरेंज होते हैं वैसे। अगर मैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो उसमें वो सब जाके कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मिलके उन्होंने एक पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, बराबर। सो ऐसे डिस्टिंक्टिव पार्टिकल्स या डिस्टिंक्टिव सब्सटेंसेस को अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न उनका स्टडी करते हैं तो उसमें एक हमें काफी कंक्लूसिव डाटा मिलता है, काफी कंक्लूसिव पैटर्न मिलता है, जिससे हम कुछ तो इंटरफेरेंस निकाल सकते हैं। इंटरफेरेंस मतलब कुछ हम डाटा उसमें आउटपुट, कुछ हमें कुछ इन्फरेंस मिलती है, नॉट इंटरफेरेंस, इन्फरेंस मिलता है उसमें से कुछ। ओके, सो इसी चीज को यूज करके जो नीचे की लाइन जो प्लेस की उन्होंने कि डिफ्रैक्शन पैटर्न गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, वो क्रिस्टल की सखोल जानकारी देते हैं। सो हमने इस डिस्कशन में अभी तक जो स्टार्टिंग से लेक्चर लिया, स्टार्टिंग से जो पीपीटी स्लाइड 1 से जो पढ़ते आए हैं, उसमें हमने एक्सरेज के बारे में बताया आपको क्या है, तो एक्सरेज के बारे में कुछ फैक्ट्स वो बताई। एक्सरेज एटम के साथ इंटरेक्ट करते तो उसमें क्या होता होगा वो बताया। सेकेंडली हमने डिफ्रैक्शन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन की वजह से पैटर्न कैसे बनते हैं वो एक्सप्लेन किया, और वो सभी पैटर्न्स को आउटपुट क्या होगा हमने उसके बारे में बात की। उसके बारे में हमने काफी फाइल्स इमेजिनरी वर्चुअलाइजेशन करने का ट्राई किया। सो इस सभी जो चीजें अभी तक एक्सप्लेन की उनको यहाँ पे समराइज किया हुआ है, एक बार मैं वो पढ़ना चाहूंगा। X-rays are high energy electromagnetic radiations having energy between 200 electrovolt to 1 millielectrovolt. सबसे important part. X-rays can be produced when high-speed electrons hits the metal target. Interaction of X-rays with atom can bring about transfer of energy to electrons, leading to excitation of electron to higher orbital and release of energy in the rays form during the relaxation process. For diffraction,
the waves spread out after they pass through slits. This spreading out of the light from its initial line of travel is called as diffraction. There are various definitions available for diffractions. I will suggest you to go for those diffraction definitions. This is the simplified statement which I have understood and which I am trying to express, not the literal book language. Okay. Now the portion of the slit, the portion of the slit act as a source of wave. The hypothetical slit are actually edges of any kind of obstacles that comes in the path of any type of wave. Now this wave can be either your sound wave, water wave, or your electromagnetic radiations. So this is applicable to everyone. And lastly, a single slit placed between a distant light source and a screen produces a diffraction pattern. अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने एक स्लिट प्लेस किया एक लाइट सोर्स और एक पार्टिकल के बीच में अगर मैंने एक स्लिट प्रोवाइड किया और उसके बाद मैंने एक कलेक्टर रखा, तो मुझे जो पैटर्न मिलेगा डिफ्रैक्शन का वो एक कंक्लूसिव पैटर्न रहेगा. सेकेंडली, इफ डिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम वन और मोर स्लिट एजेस, अगर स्लिट के एजेस में बढ़ा देता हूं तो वहां पे इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है. अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, अगर डिस्ट्रक्टिव बनेगा तो वो नलिफाई होगा. ओके. और लास्टली, अगर ऐसे कोई वेव एक क्रिस्टलाइन पार्टिकल से इंटरैक्ट करती है तो वो पार्टिकल्स उसके रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है और उस डिफ्रैक्शन का पैटर्न का हम यूज करने वाले हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में. इसका हम नाम देते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथोडोलॉजी. नाउ द एग्जैक्ट सिलेबस कंटेंट. एक्सरे डिफ्रैक्शन का मतलब क्या? लाइकवाइज यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने एक जो फोटो दिया था उसको फिर से हम उसी पे आए हैं. एक्सरे डिफ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा लेकिन कैसा रहेगा? कंस्ट्रक्टिव. ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, मतलब एक्सरेज से पास होने के बाद एक मोनोक्रोमेटर या पॉलीमेरिक सिस्टम कहेंगे, उसमें से पास होने के बाद जब वो क्रिस्टल से टकराएंगे तो क्रिस्टल से टकराने के बाद क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा, उसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगी. उस अरेंजमेंट से पास होने के बाद जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव रहेगा. ओके. द इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज विद द सैंपल प्रोड्यूसेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस when condition satisfies Bragg's law. अब यहाँ पे सबसे बड़ा खिलाड़ी आता है Bragg's law. ओके. सो बात आती है what is Bragg's law. सो यही हमारा आज का असाइनमेंट है आपके लिए कि आपको पढ़ना है Bragg's law के बारे में. एक्चुअली Bragg's law कैसा है, जिसे हमने देखा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में. बियर लैम्बर्ट लॉ वाज द स्टार खिलाड़ी. पूरी थ्योरी उसके कंसेप्ट पूरे एप्लीकेशन उसके कंसेप्ट पे बेस है. कुछ वैसे ही एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में सभी जो कंसेप्ट्स है, एप्लीकेशन कंसेप्ट्स है, ये ब्रैग्स लॉ के कंसीडरेशन में अंडरस्टैंड होते हैं या समझे जाते हैं या फिर अप्लाई किए जाते हैं. सो आपके लिए ये असाइनमेंट है कि अभी आपको ब्रैग्स लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. आई थिंक द डाटा प्रोवाइडेड will be helpful for you. In the next lecture we will be discussing about the remaining part of the syllabus, that is the methods of what is Bragg's law and what are the different methods of X-ray diffraction. Okay, thank you.